क्या होगा, जैसे नागर निगम जहाँ पे वो SIR हो रहा है, तो वहाँ पे क्या मतलब वो ये एक्टिवेटर होगा या एक्टिवेटर? अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना सब, 1 by 1 पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंडक्टिव को I, रेजोनेंस को R, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को E, सिमिलरली इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक देखो दो सबका लिए दो दो केस बना, +M -M, +I -I, तो यहां पर भी दो होगा, +H -H। तो एनीवे पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको यहां समझना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर CH3 CH CH2। पहले बता, इसमें कोई रेजोनेंस है क्या, कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? नहीं। अच्छा, उसका मतलब दिस इज एक, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता है। करेक्ट और नॉट? ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, रेजोनेंस है नहीं, मतलब डिलोकलाइजेशन है नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर घटेगा कैसे, चेंज कैसे होगा? ये तो बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 दिख रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है जब दो कार्बन sp3 वाला दो कार्बन जब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में अटैच रहता है तो ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। दो कार्बन जब sp2 में अटैच होता है तो यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और दो कार्बन जब sp में अटैच होता है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया। तो उस हिसाब से यहां पर, हालांकि ये sp3 है sp2 है तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रो ज्यादा है, उस हिसाब से 1.54 से थोड़ा सा कम होगा। यहां पर ये भी क्या sp2, ये भी sp2 है, तो मतलब यही वाला कंडीशन है, मतलब नियरली 1.34 के करीब होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.34 के करीब होगा। ये थोड़ा सा 1.54, जरा सा 1.54 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यही होना चाहिए। और जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया कि 1.54 से कम है, मगर काफी कम हो गया। ये 1.54 से थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये sp2 है, हम लोगों को तो पता है sp3 वाला का 1.54 होता है, तो ये तो sp2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा घटेगा, तो 1.54 से थोड़ा कम होना चाहिए, मगर 1.54 से थोड़ा कम नहीं है, इट इज ए काफी कम हो गया। और ये जो 1.34 के करीब होना चाहिए एंगस्ट्रॉम, ये 1.34 से थोड़ा काफी ज्यादा हो गया। काफी ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि 1.54 वो सिंगल बन गया, और इसका मतलब ये नहीं कि वो 1.34 के करीब पहुंच गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल डबल के करीब पहुंच जा रहा है, मतलब 1.54 से थोड़ा कम होना चाहिए, मगर रिलेटिवली कहां ज्यादा कम दिख गया। और ये जो डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, यहां दिखा, तो एक यूनिक बिहेवियर दिखा, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? यहां तो कोई रेजोनेंस भी नहीं है, रेजोनेंस होता तो रेजोनेंस हम लोग फेनोमेना से एक्सप्लेन कर ले रहे थे अभी तक। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, अडॉप्ट किया गया, और दिस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इज by which we can explain the actual property. What is the actual property? Actual property है कि जो 1.54 से थोड़ा सा कम होना चाहिए था, काफी कम हो गया, और जो 1.34 के करीब होना चाहिए था वो 1.34 से काफी ज्यादा हो गया। फिर से एक चीज ध्यान रखना है, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, ये अभी भी छोटा, ये अभी भी इससे बड़ा है, मगर हाँ जो डिफरेंस जितना होना चाहिए, पहले का डिफरेंस क्या होना चाहिए था, इस हिसाब से 1.54 1.34 मतलब 0.20 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होना चाहिए था, मगर ये 0.20 से अभी क्या हो गया, घट गया, मतलब ये 1.54 से कम हो गया, ये 1.34 से बढ़ गया, तो ऑब्वियसली डिफरेंस घट जाएगा। तो इस एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेटिकल थ्योरी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyperconjugation is also called, it is a conjugation of sigma and pi electron.
It is also called conjugation of sigma and pi electron. This is also known as Nathan and Bracken effect. This is also known as Nathan and Bracken effect. These are the name of the scientists. It is also called no bond resonance. So hyperconjugation is nothing but it is a conjugation of sigma and pi. It is also called Nathan-Bracken effect. It is also called no bond resonance. अब ये इससे क्या क्या चेंजेस होगा और ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे ये हमें जानना है. What are the changes and where we are going to apply this particular effect? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए. sp2 बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग डबल बॉन्ड, एल्किन नहीं बोल रहे हैं, sp2 बोल रहे हैं. sp3 कार्बन sp2 से अटैच होना चाहिए और इस sp3 कार्बन में एटलीस्ट वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए. इस कार्बन में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए. मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है क्योंकि एक बॉन्ड तो यहां बन गया तो एक बॉन्ड तो चला गया, 4 है, टेट्रावैलेंसी का मतलब 3 ही हो सकता है. मैक्सिमम 3 होगा, एटलीस्ट एक होने जाना चाहिए. एटलीस्ट एक हो जाएगा तो इस इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे. तो फिर से कंडीशन क्या है, sp3 कार्बन, यहां पर sp2 होना चाहिए और यहां पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन और मैक्सिमम 3 ही हो सकता है. तब हम लोग इस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे. अच्छा अब देखो, क्योंकि यहां पर इस कार्बन को बोलेंगे दिस कार्बन जिसमें हम लोग sp3 बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. सो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं क्योंकि ये देखो हमारा डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन, क्योंकि एल्किन सिस्टम है. फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. अब इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो इज द कंडीशन क्लियर, कहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कहां नहीं होगा. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. बता इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा या नहीं होगा. जैसे यहां पर देखो sp2, यहां पर भी sp2, द फर्स्ट कार्बन दिस अल्फा कार्बन, यहां तो कोई हाइड्रोजन नहीं है मगर यहां तो है ना यहां पर अल्फा. सो 3 है, उसका मतलब यहां से होगा, यहां से नहीं होगा. तो तुम्हें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहां होगा नहीं होगा, तो उसके बाद तो इफेक्ट अप्लाई होगा. तो इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि वेदर दैट हाइड्रोजन इज देयर और नॉट, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि sp2 sp3 चेक करना है. sp3 में हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, जो यहां दिख रहा है 3, यहां नहीं है, यहां इस कार्बन में है. हमें इस कार्बन नहीं चाहिए, हमें तो इस कार्बन में चाहिए था. तो यहां कितना अल्फा हाइड्रोजन है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज अल्फा हाइड्रोजन इज अवेलेबल और नॉट. अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इफेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अच्छा इस इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं देखो. Hybridization of this carbon is sp2 and hybridization of this carbon is sp3.
सो इसका एस कैरेक्टर है 33.3%, इसका एस कैरेक्टर है 25%। हमें पता है कि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये अपना तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड, इसका जो सिग्मा बॉन्ड टूट के यहां शिफ्ट हो गया। क्या टूट रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन तोड़ रहा है, कौन उसको तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, ये अपना तरफ खींच रहा है। तो सोचो मतलब बॉन्ड अपने आप टूट रहा है, मतलब हम लोग एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना पढ़ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। मगर इस हाइपोथेटिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से, इस हाइपोथेटिकल इफेक्ट से हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेंगे। मतलब ये सोचना ही कैसा लगेगा कि द बॉन्ड अपने आप टूट जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, कि कार्बन खींच रहा है कि वो बॉन्ड तोड़ देगा। मगर इस हाइपोथेटिकल इफेक्ट से जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट होकर जो बॉन्ड लेंथ कभी बताए थे कि बॉन्ड लेंथ में जो एबनॉर्मलिटीज दिखा था वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या है यहां पर, ये अपने आप जब ये खींच रहा है तो इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां गया, मतलब ये टूट के जब यहां गया, अब यहां जाएगा तो यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां तो कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा। 5 कैसे हो सकता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहां पर ये 2 कार्बन, इस 2 हाइड्रोजन में कोई चेंजेस हुआ नहीं है। यहां जो सिग्मा बॉन्ड है यहां चला गया। अब अच्छा फिर से समझो वो गया कहां पर एक्चुअली। कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब चारों बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग यहां पर एमओटी आते हैं, एमओटी में समझते हैं कि गया कहां होगा। तो कार्बन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो ये जो 4 बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन है कहां पर, बीएमओ में। तो इसके पास अभी खाली क्या है, एबीएमओ खाली है, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन गया कहां, इसका एंटी बॉन्डिंग, मतलब यहां पर कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार, पाई बॉन्ड बना है ना, पाई स्टार। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई स्टार बॉन्डिंग थ्रू एमओटी। एमओटी में हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई स्टार बॉन्ड। क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के कहां गया, इस कार्बन का पाई स्टार में गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग में गया। सो हाइपर कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू द एमओटी इट इज ए सिग्मा पाई स्टार बॉन्डिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बना होगा। ये क्योंकि ये टूट गया तो यहां पर H क्या होगा, H जरूर यहां पर H+ के फॉर्म में होगा। अब यहां पर क्या हो गया, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखने में क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है कि अच्छा ये जैसे रेजोनेंस जैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, एक रेजोनेंस कॉन्जुगेशन दिख रहा है। मगर रेजोनेंस हो रहा है, मगर यहां पर देखो ये दोनों के बीच में बॉन्ड भी नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड H+। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस विदाउट एनी बॉन्ड। एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन जहां रेजोनेंस हो रहा है मगर बॉन्ड भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इस हाइपोथेटिकल फेनोमेना से क्या हो गया, देखो यहां जो सिंगल बॉन्ड था उसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया और ये जो डबल बॉन्ड था उसमें एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ, जिससे अब हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये 1.54 के करीब होगा, ये 1.34 के करीब हुआ, मगर पाया क्या गया था, 1.4 से काफी कम पाया गया था। काफी कम देखो एक्सप्लेन हो रहा है, डबल बॉन्ड के करीब आ रहा है। और ये क्या पाया गया था कि 1.34 से ज्यादा पाया जा रहा था। क्यों ज्यादा हो रहा था, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था। देखो वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रहा है। तो अब हम लोग यहां, इसको तो हम लोग यहां से लिख रहे हैं, हम तो चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इस कार्बन को भी लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग यहां से करवा रहे हैं। यहां से भी तो हो सकता है, तो क्योंकि वही तो हाइड्रोजन है। मतलब हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वी कैन राइट, 3। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3। सो दैट मींस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लिखो, इसको नोट कर लो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। So this effect is also known as no bond resonance, मतलब एक रेजोनेंस का फेनोमेना आ गया मगर बॉन्ड भी नहीं है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग अभी यहां से एक्सप्लेन कर लेंगे।
एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर बेंजीन इज अटैच विथ 3 हाइड्रोजन दैट इज टॉल्यूइन, एंड यहाँ पर बेंजीन इज अटैच विथ CH2 CH3 मतलब यहां मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, सिंपल मतलब यहां पे इथाइल अटैच है, यहां मिथाइल अटैच है। अब एक इलेक्ट्रोफाइल को मान लो कि अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल के पास दोनों रिंग अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो पहले वो देखेगा कि इसको किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बताओ मिथाइल और इथाइल किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? इथाइल। मतलब उस हिसाब से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, उसका मतलब इसको हम लोग ए बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं बी, उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले बी में होना चाहिए देन ए में होना चाहिए, मगर एक्चुअली पाया गया ऑपोजिट, पहले वो ए में अटैक करेगा, पहले वो देन वो बी में अटैक करेगा। अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से तो दिख रहा है कि यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता ही है प्लस इथाइल का प्लस आई मिथाइल से तो ज्यादा होता है, तो होना चाहिए था तो पहले बी में अटैक करना चाहिए था फिर ए में, मगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पाया गया कि पहले ए में अटैक किया था फिर बी में अटैक किया, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। अब ये एब्नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। अब फिर से देखो sp3 अटैच टू द sp2, मतलब यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो अब जब ये टूट के यहां पर आएगा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां पर एक्युमुलेट होगा? नेगेटिव ऑर्थो में आएगा, ऑर्थो में आएगा, मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर एज इट इज लिखना है, यहां पर H प्लस, मतलब यहां कोई बॉन्ड लिखना नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर, फिर नेगेटिव चार्ज घूम के पैरा में पहुंच जाएगा, फिर ऑर्थो में मतलब रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, बॉन्ड नहीं है रेजोनेंस स्टार्ट भी हो गया। अच्छा अब हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम तो यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी मूव करा सकते थे, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन आने के लिए हाउ मेनी प्रोबेबिलिटी, मतलब हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज रदर, 3 है। इस बॉन्ड को टूट के, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, करेक्ट और नॉट? So there are 3 hyperconjugated structure. अब यहां से जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे, बताओ यहां पर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? यहां पर अल्फा, इसमें अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 2। इधर इट विल बी फ्रॉम दिस और इधर इट विल बी फ्रॉम दिस। क्या इस मिथाइल से भी आएगा इलेक्ट्रॉन क्या रिंग में बाय हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं। तो यहां तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, मतलब 2 बार नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो में, पैरा में, ऑर्थो में, यहां तो 3 बार आया, तीनों से आया, 3 बार आया मतलब तीनों से आया, यहां दोनों से आया, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तीनों से टूट के आ सकता है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इसमें पहले अटैक किया। तो जब व्हेनेवर यू हैव हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, हम हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। बट व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि रेजोनेंस में कोई बॉन्ड तो टूटता नहीं है, वो तो अपने आप फ्लो होगा। यहां तो हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, मगर रेजोनेंस में तो कोई सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है, वहां तो पाई बॉन्ड टूटता है मैक्सिमम। उसका मतलब ऑर्डर ऑफ इफेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गया रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। So using hyperconjugation, certain characteristics can be explained. यहां तक समझ में आया?